हेलो दोस्तों, इसका जो ये सेशन है बहुत ज्यादा खास है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के जो सेशन है इसमें सीडीपी के शिक्षा शास्त्र के ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जिससे आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वो जो टॉपिक है ना, वो है आपका जीन प्याजे। सेशन को शुरू करते हैं और चलते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपके सामने कि प्याजे के अनुसार स्कीमा क्या है। देखिए, प्याजे के अनुसार जो स्कीमा है, क्या ये मानसिक संरचना है, शारीरिक विकास है, सामाजिक व्यवहार है या फिर भावनात्मक स्थिति है। तो आप कहेंगे कि सर स्कीमा जो होती है ना, ये एक मानसिक संरचना है। ऑप्शन नंबर आपके सामने ए चला जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में देख लीजिए कि सामाजिक का मतलब ये स्कीमा का निर्माण जो है मुख्यतः किससे होता है। ऑप्शन है जन्मजात, बी कह रहा है कि अनुभव व क्रिया के माध्यम से, सी कह रहा है कि केवल शिक्षा के माध्यम से और डी कह रहा है कि केवल वातावरण के माध्यम से। कि यहाँ पर स्कीमा का जो निर्माण की बात हो रही है तो इसमें स्कीमा का निर्माण मुख्यतः किससे होता है। देखिए, जन्मजात ये कोई जरूरी नहीं है, और केवल केवल जब भी लग जाए ना सीडीपी का क्वेश्चन आप हल कर रहे होंगे और केवल केवल लग जाए, चाहे वो सीडीपी का क्वेश्चन हो या फिर मैथ पेडागोजी हो, ईवीएस पेडागोजी हो, साइंस पेडागोजी हो, एसएसटी पेडागोजी हो, हिंदी पेडागोजी हो या फिर आपका लैंग्वेज 2 में अंग्रेजी या फिर संस्कृत, किसी का भी पेडागोजी हो जिसमें आपके कोई भी ऑप्शन में अगर केवल लग गया तो समझ लीजिए कि 99% चांसेस है कि वो ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। किस सेंस में? जब क्वेश्चन आपका पॉजिटिव हो तब। अगर क्वेश्चन में असत्य पूछा गया है तब जाकर के वो सही होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि केवल वातावरण, केवल शिक्षा, इसको हम लोग काट देंगे क्योंकि ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन बच के आता है अनुभव व क्रिया, ये इसका राइट आंसर चले जाएंगे। यानी कि स्कीमा का निर्माण क्या हो जाएगा? अनुभव एवं क्रिया। पहले चीज, ये स्कीमा किसको कहते हैं? तो मानसिक संरचना है ये। और दूसरा चीज, इसका निर्माण कैसे होता है? तो अनुभव और क्रिया के माध्यम से होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपकी तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन आगे आपके सामने वही आत्मसातीकरण यानी आत्मसात वाले। ठीक है, अब देखिए आत्मसात क्या होता है? आत्मसात क्या होता है? देखिए, आत्मसात का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी पुरानी स्कीमा है, ठीक है, पहले ये जान लीजिए स्कीमा क्या होता है। तो स्कीमा का मतलब क्या होता है कि हमारे मन में किसी भी चीज को लेकर के अवधारणा बना हुआ, पुरानी जो ज्ञान है ना वो पहले से बनी हुई है और उसको हम लोग बोलते हैं स्कीमा। जो ज्ञान पुराने बनी हुई है, जो धारणा पहले से बनी हुई है, इसको बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्कीमा। अब जब पुराने ज्ञान में नए चीज को जोड़ते हैं, नई जानकारी को जोड़ते हैं ना, तो हो जाता है क्या चीज? आत्मसातीकरण। ऑप्शन नंबर आपके सामने बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने समायोजन। अब देखिए क्या होता है कि एक आपने देखा आत्मसातीकरण, इसमें क्या हुआ कि पुराने स्कीमा में हमने नई जानकारी को जोड़ दिया। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि हर बार हम नई जानकारी को जोड़ने में असमर्थ रह जाएंगे कि पुराने स्कीमा में बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो जिस स्थिति में पुराने स्कीमा में बदलाव नहीं हो पाता है ना, है कि हम लोग एक नया स्कीमा बना लिया कि पुराने स्कीमा में बदलाव नहीं हुआ तो लोग ये नई स्कीमा बना लेना, ये कहलाता है समायोजन। ऑप्शन नंबर आपके सामने बी चला जाएगा। असंतुलन, तो जो चीजें आपने देखा कि नई जानकारी नहीं एडजस्ट हो रही है पुराने स्कीमा में, उस प्रक्रिया को असंतुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब कोई नई जानकारी पुराने स्कीमा से मेल नहीं खाता है, यानी कि कोई जानकारी जो है पुराने स्कीमा से मेल नहीं खाया, तो उसको बोलते क्या है? इस स्थिति को जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं असंतुलन। देखिए, जब बालक नई जानकारी को पुराने स्कीमा में फिट नहीं कर पाता है तो वह क्या कहलाता है? जब बालक नई जानकारी को पुराने स्कीमा में फिट नहीं कर पाता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? असंतुलन। ये असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, असंतुलित हो जाती है। और ये जो असंतुलित बातें हैं ना, यही समायोजन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इससे क्या हो जाता है कि नए स्कीमा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि जीन पियाजे ने अपने विकास का जो सिद्धांत दिया था, उनका विकास का सिद्धांत संज्ञान से जुड़ा हुआ था, और संज्ञानात्मक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर है ए परीक्षा पास करना, बी कह रहा है संतुलन प्राप्त करना, सी कह रहा है कि खेलना और डी कह रहा है कि सामाजिक बनाना। ठीक है, यानी कि आप सभी लोगों को इसमें से आंसर चुनने में ज्यादा परेशानी नहीं आई होगी। वो ये है कि संतुलन प्राप्त करना, यही है संज्ञानात्मक विकास का मुख्य उद्देश्य, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने अब आ जाता है जीन पियाजे के स्टेज से। ठीक है, तो स्टेज से क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया है। यानी स्टेज कितना दिया उन्होंने? 4 दिया है। हिंदी में क्या बोलेंगे? अवस्था बोलेंगे। ठीक है, और एक एक करके सारे के बारे में समझेंगे, सारी चीजें आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, घबराने की बात नहीं है। आगे बढ़िए तो सही। ठीक है, देखिए संवेदी प्रेरक एक अवस्था होती है। ठीक है, संवेदी प्रेरक एक अवस्था होती है और पहली अवस्था होती है जिसकी उम्र जो है ना 0 से लेकर के 2 वर्ष होती है। यानी बच्चे जब जन्म लेते हैं उस वर्ष से लेकर के अगले 2 वर्षों तक की जो उम्र है इसको बोलते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक है, इसकी कौन सी विशेषता इसमें विकसित होती है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। संरक्षण, वस्तु अस्थायित्व, अमूर्त चिंतन और नैतिकता। देखिए, जब भी आपके स्टेज से क्वेश्चन पूछेंगे ना तो उस उम्र के बच्चे के बारे में आप सोचिएगा कि उसके अंदर कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो जैसे 0 से 2 वर्ष के बच्चे के बारे में आप देखेंगे तो उसको कोई चीज दे दीजिएगा ना, कोई वस्तु को एकदम कस के पकड़ेगा कि ये मेरा हो गया। उससे चुकाने के प्रयास करेंगे तो जल्दी छोड़ेगा नहीं, और ज्यादा प्रयास करेगा तो रोना शुरू कर देगा। यानी क्या हो जाता है ना कि उसमें बच्चे में वस्तु अस्थायित्व की गुण आ जाती है। क्या आ जाती है? वस्तु अस्थायित्व की गुण आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा कि इस अवस्था में तो 0 से 2 यानी संवेदी प्रेरक अवस्था में। देखिए, वही क्वेश्चन फिर से आपको पूछा गया कि वस्तु अस्थायित्व अब होता क्या है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। वस्तु अस्थायित्व क्या होता है? वस्तु अस्थायी ये क्या होता है? ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, वस्तु अस्थायित्व इसमें जुड़ा हुआ है। वस्तु है, पहली चीज क्या है? वस्तु
मतलब कोई पदार्थ, और अस्थायित्व का मतलब क्या है कि अस्थायी रहने वाला, यानी कि वस्तु दिखाई जब नहीं देगा ना फिर भी वो मौजूद रहेगा, इसी को बोलते हैं वस्तु अस्थायित्व। यानी ऑप्शन नंबर आपके सामने जो है बी चला जाएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रमुख दोष क्या है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की पहले एज जान लेते हैं, पहले एक बार चारों अवस्थाओं की एज जान लेते हैं। एक है 0 से 2, फिर इसको बोलते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था, फिर आता है 2 से 7, इसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो ये है। ठीक, उसके बाद आता है 7 से 11, इसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या बोलते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और एक होता है 11 प्लस, ठीक है 11 प्लस, इसको बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष में आ जाएंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे पूर्व और इसको बोलेंगे मूर्त, दोनों है संक्रियात्मक अवस्था ही। ठीक है, दोनों का एज अलग है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रमुख दोष क्या है? तो देखिए इसमें बच्चे तर्क नहीं करते हैं, हम सभी को पता है कि तर्क करते हैं अमूर्त चिंतन में, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक में संरक्षण की भावना आ जाती है आपके शेषवावस्था के जस्ट बाद वाले शेषवावस्था में ही आ जाती है। नहीं, संरक्षण अच्छे से करना सीखेंगे मूर्त में, वर्गीकरण भी मूर्त में करेंगे, लेकिन अहम केंद्रता की जो भावना आ जाती है ना, ये आ जाती है आपके पूर्व संक्रियात्मक यानी 2 से 7 वर्ष की उम्र में, 2 से 7 वर्ष की उम्र में। और ये एक तरह से खराबी होती है। अहम केंद्रता होता क्या है कि बच्चे में अपने जिद्दी हो जाता है, कहते हैं ना कि जिद्दी है, जो मतलब उसके अंदर बोल दीजिएगा कि ये 5 रुपए का सिक्का है, इससे ज्यादा वैल्यू का 10 रुपए का सिक्का है, लेकिन उसको लग गया कि नहीं ये ज्यादा बेहतर है तो वो यही लेगा, भले ही इसको आप कितना बेहतर हो उसके लिए कितना ज्यादा यूजफुल नहीं, उससे मतलब नहीं, उसके मन को अगर ये भाग गया ना तो उसके नजर में यही सर्वश्रेष्ठ है। इसी को बोला जाता है अहम केंद्रिता की भावना, और ये एक खराबी है, यानी कि आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक दोष, यानी ऑप्शन नंबर आपके सामने बी हो जाएंगे। 11वां क्वेश्चन है कि केंद्रण। ठीक है, ये केंद्रण क्या है? कहने का मतलब है ना कि कहते हैं कि ध्यान को एक जगह फोकस करके रखो, एक जगह केंद्रित करके रखो, मतलब कि एक ही पहलू पर ध्यान को केंद्रित करना क्या कहलाता है? केंद्रण करना था। ऑप्शन नंबर आपके सामने इसका सीधा देखिएगा तो बी हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने 12वां कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था की आयु क्या है? पूछा कौन जा रहा है? मूर्त, यानी कि पहला क्या हो जाएगा? 0 से 2 संवेदी गामक, 2 से 7 वाला हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, और 7 से 11 वाला हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक, और ये 11 प्लस वाला है ये हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यानी कि जीन पियाजे से आपसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, तो जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो इसका मूर्त वाला पूछा जा रहा है, तो 7 से 11 वर्ष हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके सामने सी सही हो जाएंगे। 13वां क्वेश्चन है कि संरक्षण की अवधारणा सबसे पहले किस प्रकार में विकसित होती है? अवस्था नहीं पूछा जा रहा है, किस प्रकार में। तो देखिए संरक्षण की जो अवस्था है, जैसे कि मान लीजिए 1 रुपया का 2 सिक्का दे दीजिए और 10 रुपए का 1 सिक्का उसको देने का प्रयास करिए, और 2 रुपए 1 रुपए वाला दोनों सिक्का ले लीजिए। तो उसकी संख्या में क्या था? 2 था, यहाँ संख्या में कितना होगा? 1 होगा। भले ही वैल्यू यहाँ 10 रुपया, यहाँ 1 दूना 2 ही रुपया होगा, फिर भी वो 2 रुपये आपको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसके नजर में 2 है और यहाँ पर 1 ही है। भले इसका वैल्यू 10 है ये नहीं मतलब नहीं है, उसके नजर में संख्या की वैल्यू होती है, यानी संरक्षण शुरू करता है वह संख्या के आधार पर, यानी नंबर के आधार पर। 14वां क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 0 से 2, ये बच्चा जो है ना वर्गीकरण मतलब कि ये 2 रुपए के सिक्का और 10 रुपए के सिक्का में अंतर नहीं कर पाएगा। मूर्त संक्रियात्मक ये 7 से 11 वाला है, अभी बताइए कर पाएगा क्या? बिल्कुल कर लेता है। 10 साल के बच्चे 2 रुपए और 10 रुपए के सिक्के में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। यानी कि पूछा जा रहा है कि किस अवस्था में विकसित होती है, तो ऑप्शन नंबर आपके सामने जो है ना बी, यानी मूर्त संक्रियात्मक 7 से 10 वाले अवस्था में हो जाएगा सही। 15वां है कि क्रमबद्धता का विकास कब होता है? देखिए दोनों एक ही चीज है, बस यहाँ पर पूछने का तरीका अलग है। एक वहां पर क्या था कि ये पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या देखा, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि वर्गीकरण, और इसमें क्या है? क्रमबद्धता। देखिए जो बच्चे वर्गीकरण कर लेंगे ना वही चीजों को क्रम में सजा भी सकते हैं कि सबसे बड़ा ये है, फिर उसके बाद ये छोटा है, 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 उसके बाद ये छोटा है। जो वर्गीकरण कर लेंगे वो क्रम में भी सजा लेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्रमबद्धता। ऑप्शन नंबर आपके सामने इसका भी सी ही चला जाएगा। फर्क इसमें इतना है कि इसमें वर्ष दिया है, उसमें अवस्था का नाम दिया है। ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या कर सकता है? देखिए आपने संवेदी प्रेरक देख ही लिया, मूर्त संक्रियात्मक देख ही लिया, पूर्व संक्रियात्मक देख ही लिया, अब औपचारिक संक्रियात्मक। इसमें बच्चे क्या करते हैं? केवल खेलना, केवल लग गया काट दीजिए, केवल लग गया काट दीजिए, केवल लग गया काट दीजिए, जो बचा वो आंसर। यानी कि इसमें बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। अमूर्त चिंतन करने का मतलब ये होता है कि वो वस्तु जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से ना हो फिर भी उसके बारे में बताते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, ये हमारे लिए अमूर्त है। जैसे हम लोग चांद पे कविता लिख देते हैं, चांद के बारे में लिखते हैं, अंतरिक्ष के बारे में भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? अमूर्त चीजें हैं, कवि करते हैं। कवि लोगों के पास कैसा बुद्धि होता है? तो अमूर्त बुद्धि होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके सामने जो है बी सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार विकास कैसा होता है? क्या चरणबद्ध होता है, या सतत होता है, या अनियमित होता है, या अचानक होता है? तो आप कहेंगे सर के सतत तो होता है, चरणबद्ध भी होता है, अनियमित नहीं होगा, अचानक भी नहीं होगा। अब ये दोनों में सबसे सटीक कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है कि जीन पियाजे ने चरण दिया है, स्टेज दिया है, क्या दिया है? स्टेज दिया है, अवस्था दिया है, यानी अवस्था को हम लोग चरण भी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार सीखना किन कारकों से प्रभावित होता है? यानी बच्चे में जो सीखने की प्रक्रिया ये प्रभावित भी होती है किन किन कारणों से? परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक अंतःक्रिया और एक से अधिक, यानी कि ये तीनों से। तो बिल्कुल सही है, परिपक्वता भी इसमें, मैच्योरिटी भी अनुभव को प्रभावित करते हैं,
यानी सीखना को, अधिगम को, अनुभव भी अधिगम को प्रभावित करते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे। 19वां क्वेश्चन है कि काल्पनिक तर्क यानी अमूर्त चिंतन बोल सकते हैं इसको, अमूर्त, ठीक है, यानी काल्पनिक तर्क यानी अमूर्त किस अवस्था में होता है? इसका आंसर जो है बी, ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक संक्रियात्मक। इस करते हैं अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्याजे के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? यानी प्याजे के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, संतुलन का। किसका? संतुलन का। तो दोस्तों जीन प्याजे जो टॉपिक था वो लगभग कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही है, फिर मिलते हैं कल के सेशन में नए प्रैक्टिस सेट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।